शुरू की बरकत नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। तो डियर व्यूवर्स और डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान अली दानिश आज लेक्चर नंबर 3 इजी 12 टेंसेस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 लेके आपके सामने हाज़िर खिदमत हुआ हूँ और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी मैं बहुत आसान तरीक़ा से आपको ये टेंस समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपने सिर्फ तवज्जो करनी है, तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने टाइम बचाने के लिए हर चीज़ इसके ऊपर लिख दी है। सबसे पहले तो हमने पढ़ना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 12 टेंसेस कैसे कंप्लीट होते हैं। उन 12 टेंसेस में से जो पहला टेंस है उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उर्दू में इसका तर्जुमा फ़ेल हाल मुतलक है। अब पहले हमने समझना कि मुतलक क्या है। ठीक है, मुतलक क्या है? मुतलक का मतलब होता है किसी चीज़ की गैर वाज़ेह कंडीशन, गैर वाज़ेह हालत। यानी टेंस के अंदर आप इसको ये कह सकते हैं कि जो मुतलक वाले टेंसेस होंगे, जो मुतलक वाले ज़माने होंगे, उनके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि ये काम अभी जारी है या मुकम्मल हो चुका है। यानी उन कामों की एक गैर वाज़ेह सी सूरत हाल हमारे सामने होगी, इसलिए हम ऐसे टेंसेस को फ़ेल हाल मुतलक कहते हैं। तो अब हम इसकी करेंगे तारीफ़ कि तारीफ़ इसकी क्या है, डेफिनेशन इसकी क्या है। तो मैंने उर्दू में लिखी है, जिस तरह कि मैं बारहा ये बात बताता हूँ आपको कि मेरा मकसद जो स्टूडेंट्स लो लेवल से यानी रूट ग्रास लेवल से सीखना चाहते हैं या जहाँ पर इंग्लिश मीडियम नहीं है, जो ज़्यादातर उर्दू को प्रेफरेंस देते हैं या उर्दू ज़ुबान में उन्होंने पढ़ा हुआ है, बाकी सब्जेक्ट तो इंग्लिश जो है उन्होंने रूट लेवल से नहीं पढ़ी हुई उस लेवल की, तो उनके लिए ये आसानी है। तो अब मैंने उर्दू में ही इसकी डेफिनेशन लिखी है कि किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माना में पाया जाए। ठीक है जी। अब जैसे कि इसकी तारीफ़ से ज़ाहिर है कि कोई भी काम जो मौजूदा ज़माना में, जो मौजूदा वक्त चल रहा है, उसमें पाया जाए, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। एक चीज़ और मैंने यहाँ पर लिखी है, आप गौर करेंगे, ये मैंने लिखा है कि रोज़मर्रा की आदात और रूटीन्स इसी टेंस का हिस्सा होती हैं। अब वो रोज़मर्रा की रूटीन्स, मिसाल के तौर पर आप सुबह सवेरे उठते हैं, मसलन सुबह सवेरे उठ के रूटीन में आप चाय पीते हैं, सुबह आप अखबार पढ़ते हैं या टेलीविज़न के ऊपर न्यूज़ देखते और सुनते हैं। इसके अलावा सूरज जो है ये तलू होता है, फिर सूरज गुरूब होता है। यानी ये वो सारे मामलात हैं जो एक रूटीन में चल रहे होते हैं, एक हैबिचुअल होते हैं, एक हैबिट उनकी बनी होती है, एक आदत बनी होती है। तो हम इन तमाम सेंटेंसेस को, जो इस बेस के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आदात पाई जाएँ, जिनमें काम की एक रूटीन पाई जाए, जो डेली बेस पे होते हैं, वो सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं वो इसी टेंस का ही हिस्सा होते हैं। और इन टेंसेस, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में तब्दील करने के लिए हम इसी टेंस का सहारा लेते हैं, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद आगे मैंने लिखा है कि उर्दू में पहचान। अब कोई भी ऐसा सेंटेंस आपके सामने आ जाए उर्दू का, आपने उसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। अब हमें ऐसी पहचान होनी चाहिए कि ये जो उर्दू का फ़िक्रा मेरे सामने आया है, ये किस टेंस का फ़िक्रा मैं कह सकता हूँ, इसकी क्या पहचान है और किस पहचान की बिना पे मैं इसको उस टेंस के हिसाब से इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करूँगा। तो याद रखिएगा, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अगर इसकी उर्दू में पहचान करते हैं तो मैंने लिखा हुआ है कि इस टेंस के उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता है। गौर कीजिएगा, ता है, ती है, ताहूँ, ती हूँ, ती हैं, ते हैं वगैरह आता है। ये बात आपने गौर से इसको समझना है कि उर्दू में पहचान अगर आपको समझ आ गई है तो फिर किसी किस्म का आपको मसला नहीं बनेगा। फिर कोई भी सेंटेंस आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, एग्ज़ाम्स के अंदर आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना आ गया है, इस टेंस का कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ जाता है तो आपने सारा पढ़ा होगा, बड़ी आसानी के साथ आप उसको ट्रांसलेट कर लेंगे इंग्लिश के अंदर। ठीक है। तो अब ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं। मैंने कुछ नीचे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, मसलन अली स्कूल जाता है। आप देख लें, अगर इस पे गौर करेंगे तो ये जाता है। अब क्या है? जाता है। अब जाता है का मतलब ये हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्र है, हमने इसकी पहचान पढ़ी हुई है, ता है। इसके बाद
मैं चाय पीता हूँ। अब देखो ता हूँ एंड पे आ गया और मैंने इसकी पहचान आपको बताई हुई है कि ये ता हूँ। इसके बाद अगला सेंटेंस हम उठा के देखते हैं। असलम सुबह सवेरे उठता है। अब इसके एंड पे भी ता है आ गया, ये इस बात की दलील है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है। इसके बाद तुम शाम को अपने दोस्त के घर जाते हो। अब अगर गौर करते हैं ते हो, ये भी क्लियर हो गया। इस तरह करके कोई भी सेंटेंस जिसके उर्दू फिक्रात के आखिर में ता है, ते हूँ, ती हूँ वगैरह आएगा तो आपने समझ लेना है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और इसको अब मैंने इंग्लिश में अगर मुंतकिल करना है या इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो मुझे किन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, वो रूल्स अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हम उर्दू के फ़िक्रात को इंग्लिश ज़बान में मुंतकिल करने का यानी ट्रांसलेट करने का तरीका सीखेंगे। बिल्कुल आसान है। वो क्या करना है आपने, मैंने ये लिखा है कि उर्दू से इंग्लिश बनाने का तरीका क्या है। आपने गौर करना है कि सबसे पहले यानी इस टेंस के उर्दू फ़िक्रात को अंग्रेज़ी ज़बान में तब्दील करने के लिए सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, यानी जो उस फ़िक्रे के अंदर काम करने वाला होगा पहले वो लगाना है। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर इसके फ़ौरन बाद आपने वर्ब की पहली हालत लगानी है यानी फ़ेल की पहली हालत लगानी है। और इसके बाद आपने आखिर में क्या कर लेना है, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। बस इतना सा काम आपने करना है तो आपका वो जो उर्दू वाला सेंटेंस है, जो उर्दू वाला फ़िक्र है, वो आसानी के साथ इंग्लिश में तब्दील हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक फ़ार्मूला बना के देता हूँ। ये सारी चीज़ें एक फ़ार्मूले के अंदर हम समो देते हैं और आपने बस ये फ़ार्मूला अपने माइंड में रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, याद रखना है कि सबसे पहले तो आपने लगाना है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में आपको पता है कि सब्जेक्ट होता है फ़ाइल, फ़ाइल होता है काम करने वाला। इसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा लेनी है, यानी वर्ब की पहली हालत आपने लगा लेनी है। और ये आप पढ़ चुके हैं कि वर्ब की 4 हालतें होती हैं। और लास्ट आपने क्या कर लेना है, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। और ऑब्जेक्ट के बारे में भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जिस पर काम किया जाए, ठीक है जी। अब ये जो मैंने आपको फार्मूला दिया है, आपने ये फार्मूला सही तरीके से याद कर लेना है। अब थोड़ा सा हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे कि जो हमने पीछे पढ़ा है इस फार्मूले तक हम अपने उर्दू सेंटेंस को इंग्लिश में तब्दील करके देखते हैं कि क्या वो जो तरीक़ाकार है बिल्कुल इसी तरह आ रहा है या उसमें कोई फ़र्क आ रहा है। तो अब मैं कोई भी एक सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है। मसलन मैं आसान सा एक लिखता हूँ सेंटेंस कि मैं स्कूल जाता हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात तो आपने इस सेंटेंस के अंदर ये देखनी है, इस फ़िक्रे के अंदर जो मैंने उर्दू में लिखा है ये चीज़ देखनी है कि क्या ये जो सेंटेंस है जो हमने इसकी उर्दू में पहचान पड़ी थी क्या ये उसी के अकॉर्डिंग है। तो फिर देखें आप, मैंने आपको पढ़ाया है कि ता हूँ आना चाहिए, तो मैं स्कूल जाता हूँ। अब आपको ये कन्फर्म हो गया है कि ये जो सेंटेंस, ये जो फ़िक्रा उर्दू में मैंने लिखा है ये वाक़यातन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही फ़िक्रा है। तो इसको मैं अब उर्दू में तब्दील करने के लिए जो ये तरीका पढ़ चुका हूँ, फार्मूला जनरेट कर चुका हूँ, तो अब यही फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा। वेरी सिंपल है। अब आपने क्या करना है, मैं की इंग्लिश होती है आई आपको पता है कि इसमें क्या है, सब्जेक्ट। अब आपने नेक्स्ट देखना है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अब जो इसमें एक्शन किया गया है, जो काम किया गया है, वो आपने देखना है कि इसमें काम क्या किया गया है। इसमें काम है जाना, यानी जाता हूँ, यानी इसमें काम क्या है, जाना। अब आपको जाने की इंग्लिश आनी चाहिए कि जाना की इंग्लिश क्या होती है और उसकी पहली फॉर्म क्या होती है। तो आपको पता है कि गो पहली फॉर्म होती है, आई गो, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था प्रेपोजिशन भी यूज़ करनी है जहाँ पर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होता है। तो आई गो टू, अब कहाँ जाना है, गौर कीजिएगा, स्कूल जाना है, यानी कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, स्कूल है। अब आपने गौर करना है कि ये जो
सेंटेंस मैंने ट्रांसलेट किया इनटू इंग्लिश, क्या ये बिल्कुल उर्दू के मुताबिक आया है? आप गौर करें, इसमें सब्जेक्ट है आई, फर्स्ट फॉर्म है गो, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? स्कूल। आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। उसके बाद इस तरह का कोई भी फिक्र आप उठा के देख लें, आगे जाके इसकी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपने इसी सेंटेंस को जो है वो एक एग्जाम्पल बनाना है ताकि आपको क्लियर हो जाएगा ये फार्मूला बिल्कुल इसके ऊपर सही तरीके से अप्लाई हो जाता है। तो मैं अब आगे चलूँगा। पहले तो आपने ये चेक करना है कि जो हमने इसकी पहचान बताई थी क्या उस पहचान के मुताबिक है। वो स्कूल जाता है, अली स्कूल जाता है, मैं स्कूल जाता हूँ, हम स्कूल जाते हैं, तुम स्कूल जाते हो, यानी ये सारे के सारे जो फ़िक्रात हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हैं। अब हमने इनको मुंतकिल करना है इंग्लिश में, यानी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। अब हमने जो फार्मूला पीछे पढ़ा है उस फार्मूले के तहत हमने इनको मुंतकिल करना है, और मैंने कोशिश की है कि इस सारे का हाथा जो जो चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं वो मैंने सारे फ़िक्रात के अंदर लिख दिए ताकि आपको समझ आ जाए कि किसके साथ एस या एस का इजाफा करना है और किसके साथ नहीं करना। अब मैं फ़िक्रा लिखता हूँ जी, सबसे पहले आपने गौर करनी है, वो स्कूल जाता है। अब हमें ये पता है कि इसके अंदर जो सब्जेक्ट है और उर्दू में जो फ़ाइल है वो है, तो वो इंग्लिश हमें पता है क्या, ही हमने लिख लिया। अब मैं लिखता हूँ ही गो टू स्कूल। अब देखें जी, अब मैंने गो लिख लिया, ये आपको नज़र आ रहा है। अब मैंने फैसला ये करना है कि इसके साथ एस या ई एस का इजाफा होता है या नहीं होता। तो फिर मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैंने ये जो आपके सामने आपको एक अहम नोट या खुसूसी नोट दिया, अब आपने अपने माइंड में उसको रिवाइज़ करना है। क्या रिवाइज़ करना है? मैंने आपको बता दिया है, क्या बताया कि ही शी इट या सिंगुलर नाउन अगर आपके पास आ जाएगा हैज़ अ सब्जेक्ट तो फिर आपने एस या ई एस का इजाफा करना है। इट्स मीन कि यहाँ पर फिर ई एस लगेगा। अब फिक्रा बनेगा ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। अगर मैं ही गो टू स्कूल लगा के छोड़ देता हूँ तो ये आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत होगा। अगर आप एग्ज़ाम्स के अंदर लिखते हैं तो आपके ये नंबर या मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो अब अगला सेंटेंस हम पढ़ते हैं, इसके ऊपर गौर करें। लिखा हुआ है अली स्कूल जाता है, अली स्कूल जाता है। अब मैं ये सेंटेंस लिखता हूँ। अब ये अली क्या है? नाउन है, यानी इसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो एक नाउन आ रहा है, अली। अब हमने टेंस के अंदर पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है, अली गो टू स्कूल, ठीक है जी। अब आपने यहां पे गौर करना है कि क्या मुझे अली के साथ एस या एस का इजाफा करना है या नहीं करना। तो आप फिर उस अहम नोट की तरफ चले जाएं और इस पे आप आ जाएं। क्या मैंने लिखा है? ही शी इट और सिंगल नाउन, इट्स मीन कि अली एक है, अली सिंगल नाउन है, तो मुझे अली के साथ भी एस या ई एस का इजाफा करना पड़ेगा। तो अब मैं यहां पर भी क्या लगाऊंगा? अली गोज टू, अली गोज टू स्कूल, ठीक हो गया जी। अब अगले सेंटेंस के ऊपर, अगले फिक्रे के ऊपर चलते हैं। मैं स्कूल जाता हूं। अब इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है? आई गो टू स्कूल। अब जरा आपने गौर करना है कि मैंने लिखा है आई गो टू स्कूल, क्या इसके साथ एस या ई एस का इजाफा होगा? हाँ जी बिल्कुल, आप सही समझिए, नहीं होगा। क्यों? मैंने यहां पे आपको बता दिया हुआ है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो या फर्स्ट पर्सन आई हो या वही हो तो आपने यहां पर एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। तो अब आप देख रहे होंगे कि चूंकि पीछे आई है, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है सिंगुलर लेकिन है फर्स्ट पर्सन, इसलिए आपने फर्स्ट पर्सन की वजह से इसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। आई गो टू स्कूल आपने लगा देना, ठीक है जी। उसके बाद अगला सेंटेंस यही आप नीचे देख लेते हैं, लिखा हुआ जी हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, है फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ठीक है। इसका सब्जेक्ट तो इसकी इंग्लिश ये बनेगी वी गो टू स्कूल। हाँ जी, अब आप यहां पर गौर करें, वी गो टू स्कूल मैं नहीं लगाऊंगा एस या एस। क्यों? मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं क्या कि अगर आई और वी आए, फर्स्ट पर्सन आए, तो आपने एस या एस का इजाफा नहीं करना। अगर आप यहां पे इजाफा कर देते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब लास्ट वन मैंने लिखा है कि तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो। अब तुम, इसमें यू
सब्जेक्ट है यू गो टू स्कूल। अब आप गौर करेंगे, मैं यू के साथ भी नहीं लगाऊंगा। याद रखिएगा कि ये वो हैं जिनके साथ आपने एस या एस का इजाफा नहीं करना। दे, आई, वी और यू, ये आपने याद रखना है। यानी ये आपने अगर सब्जेक्ट दे, आई, वी, यू हो, देखिए दे जो है ये भी प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई और वी इसलिए नहीं, आई तो सिंगुलर है, बेशक सिंगुलर है, लेकिन फर्स्ट पर्सन है। वी तो है ही प्लूरल, इसका तो मसला ही हल हो गया। यू जो है ये आपको पता है ये सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, प्लूरल के लिए भी यूज है, लेकिन इसको मोस्टली प्लूरल के अंदर ही लिया जाता है। तो इसलिए यू के साथ भी आपने एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। समझ आ गई है? अब मैं रिपीट करता हूं कि आपने क्या करना है कि एस या ई एस का इजाफा किस किस के साथ करना है? इनके साथ, ही, शी, इट और सिंगल नाउन के साथ, और दे, आई, वी, यू, इनके साथ आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा कतई तौर पे भी नहीं करना। अब हम देखेंगे कि ये जो टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस जगह पे, कैसे, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और कहाँ कहाँ पे हम इसके सेंटेंसेस जो है बना सकते हैं। इंग्लिश बोल चाल में कहाँ कहाँ हमने ये टेंस यूज़ करना है, बोलने में या लिखने में कहाँ कहाँ इसका यूज़ करना है। तो अब हम इसके ऊपर गौर करेंगे। तो मेन हेडिंग इसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल क्या होगा। अब आपने ये गौर करनी है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर दें। तो नंबर 1 पे जो पॉइंट लिखा है मैंने लिखा है जी किसी आदत या मामूल को ज़ाहिर करने के लिए। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि किसी आदत को, जो आपकी हैबिट है उसको, या एक काम जो आप डेली रूटीन में करते हैं, एक मामूल बन चुका है आपका, वो आप काम हर सूरत में करते हैं, तो उसके लिए आपने जब भी उर्दू से इंग्लिश करना है तो आपने ये तरीक़ाकार इख्तियार करना है। अब मैंने कुछ मिसालें लिखी हैं, मसलन मैं रोज़ाना वर्जिश करता हूँ, मैं रोज़ाना वर्जिश करता हूँ। अब अगर आप पहले उर्दू के सेंटेंस के ऊपर ही गौर करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि ये वाक़या ही एक आदत, एक मामूल है। क्यों कि जो रोज़ाना इस चीज़ की दलील है कि ये काम डेली किया जाता है, रोज़ाना किया जाता है, इसलिए मैं इसको मामूल या आदत कह सकता हूँ। अली सुबह सवेरे उठता है। अब सुबह सवेरे उठना भी एक आदत होती है, सुबह सवेरे उठना भी एक आदत है। अब अली सुबह सवेरे उठता है, इसका मतलब ये इसकी आदत है, तो ये भी मामूल में आ गया। अब मुसलमान मैयत को दफनाते हैं, मुसलमान मैयत को दफनाते हैं, ये एक मामूल है। यानी कि मुसलमान जब भी कोई फोत होता है तो उसको दफनाया ही जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश बनाते हैं। मैं रोज़ाना वर्जिश करता हूँ, आई टेक एक्सरसाइज डेली। अब यहां पर आपको कौन सा वर्ड ये चीज़ बता रहा है कि ये एक हैबिट है या एक रूटीन है, वो ये वाला वर्ड आपको बता रहा है। ठीक है जी। आगे अगले फिक्रे के ऊपर अगर आप चले जाते हैं, अली सुबह सवेरे उठता है, तो इसकी इंग्लिश कुछ इस तरह बनेगी कि अली सुबह सवेरे उठना होता है गेट अप अर्ली। अब अली है तो मुझे एस लगाना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। अली गेट्स अप, इसके साथ एस लगेगा। अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहां से ये बात जाहिर होती है कि अली जो है गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग है, यानी कि सुबह सवेरे उठता है, तो अली की ये एक हैबिट है। ठीक है जी। अब अगले सेंटेंस के ऊपर चलते हैं कि मुसलमान मैयत को दफनाते हैं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी द मुस्लिम्स बरी द डेड, बरी द डेड। आप देखिए मुस्लिम्स ज्यादा है, प्लूरल का यहाँ पे सीगा सेंस इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसलिए मैंने एस या एस का इजाफा नहीं किया, तो बरी द मुस्लिम्स बरी द डेड। अब अगला पॉइंट है आलमगीर सच्चाई, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसा सच जिसको पूरी दुनिया मानती हो। दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाएं, हर बंदा इस बात
को माने कि ये वाकया ही बात सच्ची है, वो बात पाकिस्तान में भी उसी तरह सच्ची है, वो किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाए वहाँ पर भी लोग उसको एडमिट करें, वो आप गल्फ़ कंट्रीज़ में चले जाए वहाँ पर भी लोग उसको एडमिट करें, यानी कि पूरी दुनिया उस चीज़ को माने, उस पूरी दुनिया का नुक्ता नज़र उसके हवाला से एक ही हो, कोई दूसरी राय ना उसके ऊपर हो, तो आप उसको कहते हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी ये एक आलमगीर सच्चाई है। तो आलमगीर सच्चाई या कुदरत का कोई भी कानून है, फितरत का कोई भी कानून है, उसके तहत कोई भी अगर सेंटेंस कोई फ़िक्रा होता है तो जब आपने उसको इंग्लिश में मुंतकिल करना है तो उसके लिए आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सहारा लेना है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब मैंने कुछ सेंटेंसेस नीचे लिखी हैं, कुछ फ़िक्रात उर्दू में लिखी हैं, इनको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं। अब पहला फ़िक्रा मैंने लिखा है 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, यानी कि 2 and 2 make 4, यानी 2 और 2 4 होते हैं। अब देखें दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाएंगे ना, वहां पर 2 और 2 4 ही होंगे। कोई भी दुनिया का बंदा ये नहीं कह सकता कि 2 और 2 3 होते हैं या 2 और 2 5 होते हैं। अब यहां से ये जाहिर हुआ कि ये जो है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पूरी दुनिया इसको मानती है कि जब भी 2 में 2 जमा करने हैं तो आपके पास 4 ही आने हैं। तो ये जो है 2 and 2 make 4, ठीक है, 2 and 2 make 4। अब ये जो 2 and 2 make 4 है, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फार्मूला को मद्देनजर रख के ही बनाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर गौर करते हैं, इसके ऊपर लिखा ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। अब आप दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाते हैं, वहां पर हर शख्स, हर बंदा, हर जी शऊर इंसान इस बात को मानेगा, एडमिट करेगा, तस्लीम करेगा कि वाकया ही ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। जो ईमानदारी के साथ काम करता है वो हमेशा कामयाब होता है, उसकी बेहतरीन हिकमत अमली उसकी ईमानदारी ही साबित होती है। तो इस हवाले से मैं इसको कह सकता हूँ कि ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है, ये आलमगीर सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। जब इस तरह की सूरत हाल आ जाएगी तो अब आपके ज़हन में ये बात आ जानी चाहिए कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो मुझे अगर मैंने ये उर्दू वाला फ़िक्रा इंग्लिश में तब्दील करना है, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है, तो फिर मुझे किसके पास जाना पड़ेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फार्मूला के पास, या जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन आपने पढ़े हैं उसके मुताबिक आपने इस फ़िक्रे को बना लेना है। तो इसका तर्जमा ये बनता है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है जी। अब ये दो सेंटेंस तो आपने बना लिए, अब इसकी तरफ आते हैं। अब सूरज का मशरक से तुलू होना आपके ख्याल में क्या है? आप इसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहेंगे या फितरत का या कुदरत का एक कानून कहेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो आप इसको ये कहेंगे कि ये कुदरत का एक कानून है, फितरत का एक कानून है कि जब भी सूरज तुलू होता है वो किससे होता है? मशरक से तुलू होता है। यानी जब भी सूरज तुलू होगा वो मशरक से तुलू होगा। तो ये एक मजहर है किसका? फितरत का या कुदरत का। ठीक है, तो अब हमने कुदरत या फितरत के इस कानून को जाहिर करने के लिए जब उर्दू का फ़िक्रा हमारे पास आता है उसको इंग्लिश में तब्दील करने के लिए हमने ये आज पढ़ लिया है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो इसका आलमगीर सच्चाई या कुदरत के किसी कानून को जब हमने बयान करना है तो हमें फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पास जाना पड़ेगा। पहले सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना पड़ेगा, फिर आखिर में उसके ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। अगर सिंगुलर है ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन है तो फिर मुझे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करना पड़ेगा। और अगर आई वी दे यू या कोई भी प्लूरल है तो उसके लिए आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। ये मैंने एक दफ़ा रिवाइज भी कर दिया है। अब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं कि सूरज मशरक से तुलू होता है। आप देखिए जी, द सन, ठीक है जी, सब्जेक्ट हो गया द सन राइज
अब मैं राइजेस लिखने लगा हूँ। तलू का मतलब ये निकलना, तलू होना। राइज का मतलब उठना भी होता है, निकलना भी होता है, तलू होना भी होता है। तो अब यहाँ पर राइजेस, RISES, वैसे राइज अगर RISE, राइज इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन मैंने साथ उसके क्या किया, एस भी लगा दिया है, द सन राइजेस। ठीक है, क्यों लगाया कि सूरज सिंगुलर है, सूरज एक है। ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरक से तुलू होता है। ठीक हो गया जी। अब आगे है जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। अब आपके ख्याल में ये क्या है? हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक समझिए, सूरज जमीन के गिर्द घूमती है, ये एक कुदरत, एक फितरत का कानून है। ये एक फितरत का और कुदरत का कानून है, और जो भी फितरत और कुदरत का कानून है वो एक आलमगीर सच्चाई भी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर रह के पाकिस्तान में ये बात कहते हैं कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाएंगे, वहाँ पर हर बंदा ये बात मानेगा जो जी शऊर होगा कि वाकया ही ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। यानी फितरत का या कुदरत का जो कानून होता है वो भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ठीक है, तो अब ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, तो इसका तर्जुमा हम करेंगे द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, यानी जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। अब आपको पता चल गया है कि आलमगीर सच्चाई को जाहिर करने के लिए या किसी भी फितरत के कानून को जाहिर करने के लिए, कुदरत के कानून को जाहिर करने के लिए आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसको यूज़ करके आपने इन फ़िक्रात को उर्दू में, इन फ़िक्रात को इंग्लिश में तब्दील करना है। आज हमने सिंपल जो फ़िक्रात थे उनको, उनकी इंग्लिश बनाना सीखी है हमने। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेगेटिव पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव पढ़ेंगे, और मज़ीद जो सिंपल सेंटेंसेस होंगे हम उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ आपने ये जो मैंने डिटेल के साथ सारी चीज़ें बताई हैं आपने ये करनी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टेंस को कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।